जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, क्या है। तो आज हम यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था पूरा पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जितना भी शासन प्रशासन एमपी में किया गया है या फिर किया जा रहा है, उसी के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था, मतलब प्राचीन काल में जब महाजनपद का टाइम था या फिर उससे भी पहले किस तरीके से शासन प्रशासन यहाँ पर होता रहा है एमपी में। मध्यकालीन काल में यहाँ पर किस तरीके से शासन व्यवस्था थी और आज के टाइम में मतलब आधुनिक टाइम में किस तरीके से शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे। और ये जो क्लास है ये मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का सबसे फर्स्ट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि राज्य व्यवस्था का सिंपल सा एक परिचय मात्र है। ठीक है, तो दोस्तों बस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देने वाला हूँ, बस आपको देखना है। और ये जो क्लास है ये एमपीपीएससी और पटवारी की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा जितनी भी एग्जाम्स है, जैसे कि अभी पुलिस की एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है, उसके बाद में एसएससी की और दूसरी भी जितनी प्रकार की एग्जाम थे, उन सभी के लिए एमपीजीके काफी इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक इकाई क्या थी और किस तरीके से इनका कार्य जो कामकाज होता रहता था। ठीक है, इसकी बात करें तो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही एक सशक्त, यहाँ पर देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही एक सशक्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई के अधीन रहा है। तो अब ये इकाइयों को थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट बताया है कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही, बहुत पहले से ही एक सशक्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई के रूप के अधीन रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से कैसे रहा है देखें तो इसमें हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि 6वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी की बात करें हम तो यहाँ की जो कहानी है वो कुछ और है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब 6ठी शताब्दी में होता क्या था, यहाँ पर जो संपूर्ण उत्तर भारत है, ठीक है, मध्य प्रदेश और उसके ऊपर का जो भारत पूरा है उसे हम बोलेंगे संपूर्ण उत्तर भारत या फिर उत्तर भारत। ठीक है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो मैप का ये इंडिया का जो मैप है, इसमें एमपी और एमपी के ऊपर का जो सारा एरिया है हिमालय तक फैला हुआ है। इधर जम्मू कश्मीर को ले लो, उधर उनके नीचे तक का पूरा एरिया है, ये पूरा है उत्तर भारत। और ये जो उत्तर भारत है ये प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में विभक्त था। कितने? 16 महाजनपदों में विभक्त था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 16 महाजनपदें थी, उन जनपदों में से 2 महाजनपद एमपी में भी थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में मतलब 6वीं शताब्दी के टाइम की जो महाजनपदें थी उनका रिलेशन या उनका संबंध एमपी से भी है, मतलब एमपी में भी महाजनपदें थी। ठीक है, तो कौन कौन सी महाजनपदें थी वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये देख लें, ये जो लाइन है संपूर्ण उत्तर भारत में 16 महाजनपदों में ये बटा हुआ था जो उत्तर भारत पूरा था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था मतलब राजनीतिक व्यवस्था या फिर प्रशासनिक इकाई के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें जो 2 महाजनपदें थी वो कौन कौन सी थी, तो सबसे फर्स्ट अवंती थी, अवंती महाजनपद, और दूसरी है छेदी महाजनपद। ठीक है, अवंती महाजनपद और छेदी महाजनपद, ये 2 महाजनपदें यहाँ पर एमपी में कार्यरत थी। ठीक है, और इन दोनों महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो कमांड थी या ज्यादा अधिकार की बात करें तो वो थी अवंती महाजनपद। ये ज्यादा शक्तिशाली थी छेदी महाजनपद की अपेक्षा। क्योंकि अवंती महाजनपद ये किसी न किसी इंडिया की सबसे पावरफुल इकाई के रूप में मानी जाने वाली मगध जनपद के अंदर आती थी। ठीक है, मगध जनपद का ही एक प्रकार से एक पार्ट था, पश्चिमी पार्ट क्या था, अवंती महाजनपद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर
मगध जनपद पावरफुल होने के साथ साथ ये भी पावरफुल थी क्योंकि ये उसी का एक भाग था। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसका जो अवंती महाजनपद है इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। ठीक है, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो भाग है किसके? अवंती महाजनपद की। ठीक है, तो इसमें आगे और देखें अपन तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी। देखें यहाँ पर ध्यान से, जो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों की जो राजधानियां हैं इनको याद रखना है। कई बार एग्जाम में आया भी है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो उत्तरी अवंती की राजधानी लिख ले यहाँ पर उज्जैन, उज्जैन। ठीक है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी लिख ले महिष्मती, महिष्मती। ठीक है, ये राजधानी थी। अब महिष्मती ये जो राजधानी थी, इन दोनों राजधानियों के बीच में बहने वाली एक नदी के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, और वो नदी कौन सी है जो इन दोनों राजधानियों के बीच में या फिर उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य में बहती है या इन दोनों का बंटवारा करती है। ठीक है, कौन सी नदी है? तो वो है वेत्रावती, मतलब बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। उस टाइम में क्या कहते थे? वेत्रावती। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको याद रखना है। और ये जो दक्षिण अवंती जो एरिया है ये कौन सा है? वर्तमान में जो निर्माण क्षेत्र है ये लगभग पूरा इसके अंतर्गत आता था उस टाइम। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद बात करते हैं छेदी जनपद की। तो ये जनपद कहां पर थी? तो इसको ध्यान से अपन देखेंगे तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आएगी। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहां पर है? तो ये अशोकनगर, अशोकनगर के अंतर्गत चंदेरी है। तो चंदेरी में ही यहाँ पर प्रमुख रूप से ये थी। ठीक है, लेकिन इसकी जो राजधानी थी छेदी जनपद की वो क्या थी? तो वो थी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती। ये है, तो इसकी राजधानी को खास करके याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों महाजनपद हो गए कंप्लीट, पहली अवंती और दूसरी छेदी। ठीक है, तो इसको मैप में भी ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एमपीपीएससी या फिर पटवारी या फिर किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट से नहीं बनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पेपर कठिन आया था। हकीकत में पेपर कठिन नहीं होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, इसलिए आपके लिए वो कठिन था। ठीक है, तो ये है। अब फिर आगे बढ़े और प्रमुख राजवंश की बात करें तो राजवंश में सबसे पहले देख ले, आप स्क्रीन पर देखें और सबसे फर्स्ट है जो आप फोटो देख रहे हो, ये है नागवंश के शासक थे। ठीक है, शिशुनाग वंश के शासक थे। और उसके बाद में फिर बात करें नंदवंश, जो कि बहुत शक्तिशाली मगध का एक वंश था। ठीक है, मगध पर शासन किया इन्होंने। और ये जो नंदवंश है इसके प्रमुख शासक कौन है? जो एकदम अयाचियों में डूबे रहते हैं और बहुत ही एक प्रकार से शराबी मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो एकदम क्रूर शासक के रूप में भी उनको माना जाता है। वो कौन है? वो देख लें आप स्क्रीन पर, और वो है धनानंद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नंद वंश के रूप में किसने शासन किया? धनानंद ने शासन किया। और उसके बाद अब इसका जो अत्याचार था लोगों पर बहुत ज्यादा था। ठीक है, शासन व्यवस्था मजबूत थी, राज्य का विस्तार भी काफी इसने किया, लेकिन बहुत अलग टाइप का व्यक्ति था जो एकदम व्यवहारिक तौर पे ना रहकर क्रूरता के आधार पर वो शासन करता था। ठीक है, तो इस क्रूरता को मिटाने के लिए एक नए शासक ने जन्म लिया, एक नए वंश ने जन्म लिया। जन्म लेने का कारण ये है कि जो नंद वंश के शासक थे धनानंद, इन्होंने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। ठीक है, चाणक्य का अपमान किया था। वो चाणक्य का अपमान करने के कारण ही इसका पूरा जो नंद वंश का नाश हुआ। ठीक है, अब चाणक्य के अपमान के कारण इनका नाश कैसे हुआ? तो चाणक्य ने उसी टाइम वहां पर ठान लिया था जब उनका अपमान किया गया था, और धनानंद के सामने ही बोल दिया था कि आज के बाद आपके राजवंश का नाश स्टार्ट हो गया है या फिर विनाश स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जब उनको धक्का मार के गिरा दिया गया था आचार्य चाणक्य को,
तो उनकी शिखा जो थी छोटी थी बंधी हुई वो खुल गई थी, और वहां पर उनकी शिखा जब खुल गई थी उसी टाइम इन्होंने बोला था कि आपके राजवंश का नाश करके ही मैं अपनी शिखा को बांधूंगा। और तब फिर उनको अपने विद्या आश्रम में जाते हुए उनको एक लड़के से मुलाकात हुई, और वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उसी चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने इतना तैयार किया, इतना मेहनत करके ने पूरा उसको तैयार किया, एक शासक के रूप में स्थापित किया, एक योद्धा बनाया, और उसी योद्धा ने बाद में नंद वंश के शासक घनानंद का अंत कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि आप फोटो पर देख रहे हो। ठीक है, और इन्हीं के बगल में खड़े इनके गुरु जो कि आचार्य चाणक्य थे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर देखना है और इनको इन चीजों को समझना है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर एंट्री होती है मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल में एंट्री करने से पहले आपको थोड़ा सा और एक दो पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं। यहाँ पर मौर्य वंश के शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बाद में इनका पुत्र था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, जो कि मगध पर शासन कर रहे थे। किनके बाद में? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में वो आए। ठीक है, जब बिंदुसार का शासन था उस टाइम उनका पुत्र, बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक, जो कि उज्जैन का या फिर बोलते हैं उज्जैनी का राज्यपाल था या फिर प्रांतपाल था। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन पर शासन किया और वहां का एक राज्यपाल बन के पूरा शासन व्यवस्था को संचालित किया। ठीक है, फिर बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि सम्राट अशोक ने विवाह कहां पर किया था? तो सम्राट अशोक का जो विवाह हुआ था वो हुआ था कहां पर? विदिशा। विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री थी और उन्हीं से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी कहानी इनकी याद रखना है, ताकि इस कहानी के रूप में हम याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं और आसानी से जो फैक्ट है वो हमें याद रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे देखें मध्यकाल। मध्यकाल में सबसे पहले पूरी जो एमपी है, एमपी में किन किन वंश ने शासन किया वो हम प्राचीन काल के जो इतिहास है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली अभी मध्यकाल में जो शासन था जिनका, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मालवा की बात करें तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का शासन रहा। ठीक है, मतलब मुस्लिम शासन यहाँ पर स्थापित हो चुका था और इन्होंने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, और फिर बात करें यहाँ पर निमाड़ की, तो निमाड़ में फर्रुकी वंश का शासन था। ठीक है, ये फर्रुकी वंश था, ये खानदेश के एरिया में शासन करते थे। अब खानदेश वाला एरिया कौन सा है? खानदेश किसे कहते हैं? तो प्राचीन काल में खानदेश बोलते थे और आज उसी स्थान को, उसी एरिया को निमाड़ कहते हैं। ठीक है, तो निमाड़ वाले क्षेत्र में फर्रुकी वंश ने शासन किया था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो खानदेश है ये कहाँ पर है? तो ताप्ती नदी के तट वाला उसके आसपास का जो एरिया है, ठीक है, जहां से ताप्ती नदी निकलती है और निमाड़ से जहां से प्रवाहित होती है उसके आसपास का जो एरिया है उसी को खानदेश बोलते थे उस टाइम, लेकिन आज के टाइम में क्या बोलते हैं? निमाड़। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा कंप्लीट। अब इसके बाद में लास्ट में फिर देखें यहाँ पर गढ़मंडला, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और उस टाइम काफी फेमस था क्योंकि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, कैसे? तो स्क्रीन पर देखें, जो रानी अवंतीबाई आपको दिख रही है, ये उस टाइम वहां की शासिका थी और अच्छे अच्छे मतलब युद्ध इन्होंने जीते और अपने राज्य को एक सुदृढ़ राज्य के रूप में एक शासन व्यवस्था प्रदान की। ठीक है, तो यहाँ पर गढ़मंडला जो कि जबलपुर और उसके आसपास, मंडला के आसपास जो मंडला वाला क्षेत्र है, जबलपुर वाला क्षेत्र है, उसी के आसपास का जितना भी एरिया था उस पर रानी अवंतीबाई का शासन था। ठीक है, और ये किस वंश की थी? तो ये है गोंड वंश की शासिका थी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा एक क्लास थी, बेसिक क्लास, बहुत कम टाइम की क्लास थी यहाँ पर। ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन मात्र था किसका? मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था का या फिर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का। ठीक है, अब इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम
मध्य प्रदेश का जो गठन है किस तरीके से हुआ था, कैसे हुआ था, प्राचीन काल में जो मध्य प्रदेश का शासन व्यवस्था चल रहा था वो किस तरीके से चल रहा था। ठीक है, फिर देखेंगे हम वहां पर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अंग्रेजों के आने के बाद में मध्य प्रदेश की व्यवस्था क्या थी और भारत जब स्वतंत्र हुआ तब एमपी की जो व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और तब तक इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।